नमस्कार। स्टडी अभियान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काकू और आपके समक्ष एक नए टॉपिक को लेके आया हूं। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ मौलिक अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार क्या है और आर्टिकल 12 से लेके 22 तक मैंने डिस्कस किया है आर्टिकल वाइज कि आर्टिकल 12 में क्या है और 13 में क्या है 22 तक। तो आज हम आगे डिस्कस करेंगे कि राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन क्या है और इसके बाद के जो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम और राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स, एक ग्लिम्प्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एक मौलिक अधिकारों पर एक नज़र, एक झलक। पहला है राइट टू इक्वालिटी, मतलब समानता का अधिकार। मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक दिया गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24 अनुच्छेद में दिया गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 आर्टिकल में दिया गया है। एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट 29 से 30 भारतीय संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। राइट टू अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है कि अगर आपका शोषण होता है तो उसके अगेंस्ट आप कोर्ट जा सकते हैं। तो आइए आर्टिकल वाइज जानते हैं। आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 23 है, वो क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, कि मानव दुर्व्यवहार एवं जो बलात् श्रम का निषेध, कि जो मानव के साथ दुर्व्यवहार होता है, जो हमारी सोसाइटी में लो कास्ट के लोग हैं या हमारी सोसाइटी में जो निम्न तबका है, एक हमारा ऐसा वर्ग जो कि कमज़ोर है, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, तो उनके साथ अगर कोई भी व्यक्ति उनके साथ किसी भी तरीके का कोई मानव दुर्व्यवहार करता है तो उसके लिए क्या है? राइट टू अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन अंडर द आर्टिकल 23, आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। इसमें प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी प्रैक्टिस, की जैसे पहले दास प्रथा हुआ करती थी एंशंट से लेके या अंग्रेज़ों के टाइम भी जो ना वो दास प्रथा, या जब भी ये मोनार्कियल सिस्टम था, राजतंत्र था, उस समय भी स्लेवरी सिस्टम या दास प्रथा प्रचलित थी। तो अब इसको क्या है? अब इसको इसका निषेध किया गया है कि अगर दास प्रथा की प्रैक्टिस नहीं की जानी चाहिए। और प्रोहिबिशन ऑफ बेगार, बेगार का मतलब क्या होता है? बेगार का मतलब होता है कि आपसे बिना किसी वेतन के काम करवाया जाए, वो होती है बेगार। तो बेगार को भी क्या है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 23 है वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपसे बेगार करवाता है या बिना परिश्रम के काम करवाता है तो उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। और ये राइट टू अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन है अंडर द आर्टिकल 23, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी है। इसका क्या अपवाद है कि किस केस में अगर आपसे मुफ्त कार्य करवाया जाता है तो वो सही माना जाएगा। इसमें एक्सेप्शनल में आएगा कि अगर भारत में इमरजेंसी लगती है या भारत के लिए किसी विदेशी देश से कोई खतरा है तो उस समय अगर भारत के किसी भी नागरिक से कोई सहायता लेता है, कोई सर्विस लेता है, कोई कार्य करवाता है और उसके लिए अगर वेतन नहीं देता है तो उस स्थिति में आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं। आर्टिकल 24 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24, ये क्या बात करता है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा, कि कंपनियों में
जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बच्चों को काम पर नहीं लगाया जा सकता। ठीक है। नो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन एंगेज्ड विद हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट। 14 साल से कम कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम है, उसको किसी ऐसे कार्य में नहीं लगाया जा सकता जहाँ पर कि खतरा हो। और वो काम कैसा हो, जैसे फैक्ट्रीज हो गया, माइंस हो गया, ठीक है, कोई भी ऐसा खतरनाक काम है तो 14 साल से कम बच्चे को वहाँ पर काम पे नहीं लगाया जा सकता। लेकिन कुछ चेंज हुआ है, मैं उस पर भी अभी आ रहा हूँ। चाइल्ड एक्ट 1986 1986 का जो बाल श्रम अधिनियम था, उसमें ये व्यवस्था की गई थी कि 18 बिजनेस से रिगार्डिंग जितने भी जो वर्क है वो, और 65 मतलब 65 अदर एक्टिविटीज़ और कोई भी काम है, वहाँ पर क्या है, बच्चों को काम करने पर मनाही की गई थी। लेकिन जो चाइल्ड लेबर एक्ट 2016 है, इसमें कुछ चेंज किया गया है। इसमें क्या चेंज किया गया है, इसमें अब ये बोला गया 2016 में भारतीय सरकार ने एक एक्ट पास किया है और उसमें ये बात की गई कि कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम है, उसे किसी भी कार्य में नहीं लगाया जाएगा। जबकि पहले ये था कि इन 18 और 65 जो यहाँ पर 18 बिजनेस के रिगार्डिंग और 65 जो अदर एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर काम पे नहीं लगाया जाएगा और छोटे मोटे कार्य पे लगाया जा सकता है। लेकिन 2016 का जो एक्ट है उसमें ये व्यवस्था की गई कि किसी भी ऐसे बच्चे को जिसकी उम्र 14 साल से कम है, उसको किसी भी कार्य में नहीं लगाया जा सकता या उससे कोई भी कार्य नहीं करवाया जा सकता। ठीक है। और दूसरी बात, इसमें यह भी चेंज किया गया कि 14 साल से 18 साल तक के बच्चे से कोई भी ऐसा काम नहीं करवाया जाएगा जहां पर कि क्या हो, खतरा हो। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं। अगर हमारे पास सेकुलरिज्म एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28, धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सबसे पहले जानते हैं अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, उसके बाद थोड़ा सा धर्मनिरपेक्ष पे भी बात करेंगे। अनुच्छेद 25 आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या बात करता है, ये बात करता कि भारत जो एक राज्य है, भारत का अपना कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा। दूसरी बात, ऑल पर्सन्स आर equally entitled to freedom of conscience and right to freely profess, practice and propagate the religion, कि भारत का कोई भी नागरिक वो किसी भी धर्म की क्या कर सकता है, पूजा कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है या किसी भी धर्म का आचरण कर सकता है। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 बोलता है। और ये क्या इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है, आर्टिकल 25, कि किसी व्यक्ति का अपना पर्सनल है, वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, ठीक है, और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। उसके बाद है अनुच्छेद 26 आर्टिकल 26 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या बात करता है, आइए जानते हैं। फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर, कि किसी भी आप किसी भी धर्म को मना सकते हैं और अब आपका जो धर्म है उसके रिगार्डिंग कोई भी जो अफेयर्स है, कोई भी मामला है, आप उसमें मैनेज कर सकते हैं। ये भी भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है कि आप किसी भी धर्म के कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं। ये आपका कम्युनिटी पर्सपेक्टिव है कि आप किसी भी कम्युनिटी, चाहे हिंदू कम्युनिटी हो, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, चाहे कोई भी कम्युनिटी है, आप उसका प्रचार प्रसार 25 के अंडर और 26 के अंडर क्या कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं उसके कार्यों का। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं। आगे है आर्टिकल 27 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27। ये क्या बात करता है, ये बात करता है कि फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ द रिलीजन। आप किसी भी धर्म के लिए क्या कर सकते हैं,
अगर आप किसी धर्म को मानते हो उसके लिए चंदा दे सकते हैं, लेकिन जो भारत सरकार है, भारत सरकार आपके ऊपर किसी धर्म को मनाने के लिए टैक्स नहीं लगा सकती। एक रिलीजियस टैक्स आपके ऊपर इम्पोज नहीं किया जा सकता। भारत सरकार या कोई भी स्टेट सरकार है वो आपके ऊपर धार्मिक जो टैक्सेस होते हैं या कर होते हैं वो नहीं लगा सकती, जैसा कि पहले हुआ करता, मुगलों के टाइम में हुआ करता था, या कई बार ऐसे होता था जबकि धार्मिक टैक्स लगता था। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अनुच्छेद 27 बोलता है कि आपसे कोई भी धार्मिक जो कर है वो नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद 28 आर्टिकल 28 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बात करता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस द रिलीजियस वर्शिप्स इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। आप कोई भी धार्मिक जो शिक्षा है वो प्राप्त कर सकते हैं। आपको धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की क्या है, आज़ादी है। आप कहीं भी किसी मंदिर में जा सकते हैं, किसी मस्जिद में जा सकते हैं, ये आपकी आज़ादी है। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 बोलता है। आइए आगे चलते हैं। एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट 29 से 30 सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। अनुच्छेद 29 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, कि जो अल्पसंख्यक है उनके हितों की सुरक्षा करना। अल्पसंख्यक भारत में जो अंडर द आर्टिकल 29 वो दो तरीके से हो सकते हैं। एक रिलीजियस माइनॉरिटी हो सकती है और दूसरी लिंग्विस्टिक, एक धार्मिक और दूसरी भाषाई क्या हो सकती है, माइनॉरिटी हो सकती है। और उसके बाद आगे बात करते हैं। आगे हैं आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या बात करता है? ये बात करता है एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है, कोई कम्युनिटी है, वो क्या कर सकती है, अपनी कम्युनिटी कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या अपना एडमिनिस्ट्रेशन अलग से चला सकती है। जो उनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है उनको अलग से इस्टेब्लिशमेंट करने की आज़ादी है। तो ये भी अनुच्छेद 30 में व्यवस्था की गई है कि माइनॉरिटीज़ के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोले जा सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का मतलब क्या है कि अगर आपका जो फंडामेंटल राइट्स जितने भी आपको दिए गए हैं अगर उनका उल्लंघन होता है तो उसके लिए आप अंडर द आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला है, ध्यान रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर called the Article 32 of Indian Constitution right to constitutional remedies as heart and soul of Indian Constitution। उन्होंने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, आर्टिकल 32 क्या करता है कि ये फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है सिर्फ कि अगर आपका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है देन यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट, तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 बोलता है। आइए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 32 में कुछ रिट की बात की गई है, कुछ रिट दिए गए हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 द्वारा। हालांकि मैं रिट पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जनरल यहाँ पे जान लो कि कौन कौन से रिट या कितनी प्रकार के रिट हमारी कोर्ट के पास है। अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पास और अंडर द आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के पास क्या है, रिट जारी करने का अधिकार है। और भारतीय संविधान में कितने हैं, 5 रिट की बात की गई है कि भारतीय जो नागरिक हैं उनके पास 5 रिट हो गए। पहला रिट क्या है, पहला है हैबियस कॉर्पस। इसका मतलब क्या है, हैबियस कॉर्पस एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है कि प्रस्तुत किया जाए। इसका मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी अथॉरिटी ने, किसी भी हमारी फोर्स ने, चाहे वो हमारी पुलिस फोर्स हो या कोई भी हमारी फोर्स है, अगर उन्होंने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है
तो सुप्रीम कोर्ट उस अथॉरिटी से ये पूछती है कि व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए, और जब उसको प्रस्तुत किया जाता है तब अगर उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, अगर वो वैध पाया जाता है तो उसको सजा दी जाएगी, अगर अवैध पाया जाता है तब उसको मुक्त किया जाएगा। दूसरा है मैंडेमस मीन्स आ कमांड। इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। ये क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जो पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए कुछ आदेश इस रिट के द्वारा जारी करता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तीसरा है प्रोहिबिशन, मतलब प्रतिषेध। इसका मतलब होता है रोकना। इसके द्वारा जो प्रतिषेध होता है या प्रोहिबिशन है, इसके द्वारा जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो सुबॉर्डिनेट कोर्ट से क्या कर सकते हैं, किसी भी ऐसे मामले को जो कि सुबॉर्डिनेट कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है उसको अपने पास बुला सकते हैं अंडर द बाय द दिस प्रोहिबिशन रिट। जो ये प्रोहिबिशन रिट है इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सुबॉर्डिनेट जो कोर्ट है उनसे कोई भी ऐसा मामला जो कि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है उनको अपने पास बुला सकता है। आगे शर्टोरियरी। अब इसका मतलब क्या होता है, शर्टोरियरी का मतलब होता है उत्प्रेक्षण, मतलब प्रमाणित होना। अब इसमें क्या करता है, इसके द्वारा उच्च न्यायालय जो हमारा हाई कोर्ट है वो क्या करता है, अधीनस्थ न्यायालय से ऐसा मामला जो कि बहुत पहले से क्या है लंबित है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, ऐसे मामलों को अपने पास बुला सकता है। तो ये भी एक रिट है। और पांचवा रिट है क्यो बरांटो। इसका मतलब होता है अधिकार पृष्ठालेख। और इसके द्वारा क्या है, इसके द्वारा कोर्ट किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने कि कोई पब्लिक पोस्ट या ऑफिस को होल्ड किया है, ऐसा व्यक्ति जो कि सार्वजनिक किसी कार्यालय पर काम करता है, उससे कोर्ट ये पूछता है कि वो किस अथॉरिटी के तहत या किस क्वालिफिकेशन के तहत उस कार्यालय पर कार्यरत है। क्या वो व्यक्ति उस कार्यालय में कार्य करने के लिए क्वालिफाइड है या नहीं है, तो उसके लिए क्यो बरांटो जारी किया जा सकता है। तो ये कुछ रिट्स थे जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए जा सकते हैं अंडर द आर्टिकल 32। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो ये आपने नोट करने हैं क्वेश्चंस, या इसके ऊपर आप लिख भी सकते हैं या कमेंट सेक्शन में जाके भी इसको आंसर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी सिस्टम एंड फोर्स्ड लेबर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार प्रथा और दास प्रथा का निषेध करता है। दूसरा है वाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डिस्क्राइब्ड आर्टिकल 32 एज ए हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स माइनॉरिटीज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द आर्टिकल 29। अनुच्छेद 29 के तहत भारतीय संविधान ने कितने प्रकार की माइनॉरिटी को मान्यता दी है। तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो कि आपने नोट करने हैं या कमेंट सेक्शन में जाके इसको कमेंट करना है। लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि मेरे इस स्टडी अभियान यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अतिशीघ्र मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।